मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव एपी स्टडी पर। हम लोग रेलवे के होने वाले टेक्नीशियन एग्जाम एनटीपीसी एएलपी ग्रुप डी के लिए रेलवे का स्पेशल साइंस यूथ कंपटीशन का न्यू एडिशन का सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर का फास्ट स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में बायोलॉजी का क्लास 5 वीडियो देखेंगे और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें ऊपर लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि डैश उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि न कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। ठीक है, कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। ये होता है कोलेंकाइमा में, है ना। कोलेंकाइमा उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। कोलेंकाइमा में क्या होता है, देखिए कोलेंकाइमा उत्तक, स्क्लेरेंकाइमा, एक पेरेंकाइमा, ये तीनों से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी के चैप्टर से जब पादप जो प्लांट चैप्टर से आता है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आने वाले जो एग्जाम अभी टेक्नीशियन का होने वाला है, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो एनटीपीसी का क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। इतने अच्छे से ध्यान से इसको याद कर लेना। ठीक है, देखिए पूछा जाएगा कि किस उत्तक, कौन सा उत्तक जो है जो पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। तो कोलेंकाइमा जो है ये पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। अच्छा, पौधों को मजबूती और कठोरता कौन प्रदान करता है, वो स्क्लेरेंकाइमा करता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग लेता है, कौन सा उत्तक, तो पेरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। याद ऐसे कर लेना है, देखिए प्रकाश संश्लेषण पेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। अब कोलेंकाइमा लचीलापन, कोलेंकाइमा लचीलापन प्रदान करता है और स्क्लेरेंकाइमा जो है ये मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पूछा कि कोशिकाएं जीवित होती है, तो ये किस में, कोलेंकाइमा में, लेकिन मृत कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो स्क्लेरेंकाइमा में। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा से 3 प्रश्न याद रखना है आपको। एक तो क्या, मजबूती और कठोरता प्रदान करता है, फिर मृत कोशिकाएं पाया जाता है इसमें, और एक याद रखना है कि जो पूछा जाएगा कि नारियल का जो छिलका है वो किस उत्तक से बना होता है, तो स्क्लेरेंकाइमा उत्तक से बना होता है। ठीक है, क्योंकि ये मजबूती और कठोरता प्रदान करता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये पौधों में भोजन के लिए, है ना, इसको याद रखना है कि सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधे में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, सीव ट्यूब जो है और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधे में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। इनके द्वारा पूरे पौधे में कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाया जाता है। और फिर भोजन के जो परिवहन के लिए कौन करता है, कौन सा उत्तक, तो भोजन का करता है फ्लोएम, और जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक मतलब कठोरता, है ना, कठोरता, इसको क्या है, स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा को ही दृढ़ उत्तक कहा जाता है। तो डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्तियाँ मोटी होती है। तो किसके जमाव के कारण, तो ये लिग्निन के जमाव के कारण जो दृढ़ उत्तक जो है यानी स्क्लेरेंकाइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है। कोशिका भित्ति कहाँ होता है, केवल पादप में पाया जाता है, और कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक यानी कि स्क्लेरेंकाइमा, है ना, स्क्लेरेंकाइमा का हिंदी होता है दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। लिग्निन एक प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक है। यह पानी और कार्बनिक विलायक में व्यवहारिक रूप से अघुलनशील है। इस वजह से इसके गुण पौधों में कोशिका भित्ति की जल पारगम्यता को कम करते हैं। नेक्स्ट है डैश के कारण स्क्लेरेंकाइमा यानी कि दृढ़ उत्तक, तो किसके कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, तो लिग्निन के कारण होता है। ठीक है, लिग्निन याद रखना है, लिग्निन के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा जो कि तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, शीर्ष, तो शीर्ष, शीर्ष विभज्योतक, याद रखना है ऐसे रिलेट करके। ठीक है, तो कौन सा विकल्प जो है तने और जड़ों के शीर्ष पर, शीर्ष पर, तने और जड़ों के शीर्ष पर शीर्ष विभज्योतक पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। देखिए शीर्ष विभज्योतक जड़ तथा तनों में अग्र सिरों पर तथा पत्तियों के अग्रों पर पाए जाते हैं। इन उत्तकों के निरंतर विभाजित होते रहने से ही जड़ वो
तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं, अर्थात ये उत्तक जड़ व तना के सिरों पर वृद्धि बिंदु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206। निम्न में से कौन सा सरल अस्थाई उत्तक नहीं है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है आपको कि जो जाइलम है, जो कि पौधों में जल का वहन करता है ना, जड़ से जल का वहन करता है, और एक है फ्लोएम जो भोजन का परिवहन करता है। ये दोनों जटिल उत्तक है, बस ये दोनों याद रखना है। आगे कुछ चीज़ें छांट के भी आसानी से आंसर आप लगा सकते हैं। तो याद क्या रखना है, जाइलम और फ्लोएम जो है ये जटिल उत्तक है ना, जटिल अस्थाई उत्तक है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा, कौन सा सरल अस्थाई उत्तक नहीं है? तो जाइलम सरल अस्थाई उत्तक नहीं, क्योंकि ये जटिल अस्थाई उत्तक है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। बाकी चीज़ें जो है जीवितक, कोलेंकाइमा, अस्क्लेंकाइमा, ये सब क्या है, सरल अस्थाई उत्तक हो गया। तो जाइलम और फ्लोएम याद रखना ये जटिल उत्तक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जाइलम एक जटिल अस्थाई उत्तक है। यह एक संवहन उत्तक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। यह उत्तक पौधों में जल के संवहन का कार्य करता है ना। जाइलम क्या करता है, जल के संवहन का कार्य करता है। ध्यातव्य है कि फ्लोएम दूसरा जटिल संवहन उत्तक है। फ्लोएम भी क्या है, जटिल उत्तक है जो पौधों की पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि जाइलम जो है ये क्या करता है, पौधे में जो जड़ से है ना जल का संवहन पूरे पौधे के भाग में करता है। ठीक है, और ये फ्लोएम जो है ये क्या करता है, पौधों की पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। नेक्स्ट है डैश एक जटिल अस्थाई उत्तक है। तो जटिल में क्या याद रखना है आपको, दो चीज़ें, जाइलम और फ्लोएम। तो अब ऑप्शन देखें कहाँ क्या है, फ्लोएम है यहाँ, तो आंसर इसको टिक कर दीजिए आसानी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थाई उत्तक नहीं है? तो जब भी पूछे सरल या तो जटिल, तो दो ही चीज़ एक दिमाग में आना चाहिए कि जाइलम और फ्लोएम ये जटिल उत्तक है। तो ये पूछा सरल अस्थाई उत्तक नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ये जाइलम, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम क्या है, जटिल उत्तक है। नेक्स्ट है डैश सामान्य अस्थाई उत्तक नहीं है। तो कौन सामान्य अस्थाई उत्तक नहीं है? तो देखिए ये सामान्य नहीं है क्योंकि ये जटिल है ना, जाइलम क्या जटिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थाई उत्तक नहीं है? सरल या जटिल पूछे तो जाइलम और फ्लोएम क्या जटिल है, जाइलम और फ्लोएम जटिल है, यानी कि सरल अस्थाई उत्तक नहीं है कौन सा, जाइलम। नेक्स्ट है देखिए टेक्नीशियन में पूछा गया अगर प्रश्न है 2018 में पूछा था। ठीक है, इस टाइप का अगर प्रश्न आता है तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए अच्छे से याद इसको रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो देखिए मृत कोशिकाओं से बना होता है कौन सा, वो होता है मृत कोशिकाओं से, क्या बोला कि कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो जाइलम। और जाइलम और फ्लोएम क्या है, जटिल उत्तक है। जाइलम उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। यह एक संवहन उत्तक है। इसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। ठीक है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है जाइलम। नेक्स्ट है कि पौधों में उस उत्तक का नाम क्या है जो जड़ों से है ना, जो जड़ों से पौधे के अन्य हिस्सों में पानी तथा खनिज पहुंचाता है? तो पानी जैसे यहाँ जल, जाइलम, टिक कर देना आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पौधों में कौन सा उत्तक पानी यानी कि जल, जाइलम, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जल जाइलम और फूड फ्लोएम, भोजन का बोलेगा तो फ्लोएम, फूड फ्लोएम। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? जल, जाइलम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन, जल, जाइलम है ना, जल, जाइलम और फूड फ्लोएम, ऐसे याद रख लेना है, रट जाना है, आसानी से आपको टिक कर देंगे। ठीक है, जाइलम उत्तक पौधों में जल के वहन से संबंधित है। जाइलम उत्तक पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन उत्तक भी कहते हैं। यह 4 विभिन्न प्रकार के घटकों से बना होता है जाइलम है ना, बाह्य निकाय, बाहिकाएँ, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। ठीक है, देखिए बाह्य निकायें ये जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। अब बाहिकाएँ ये पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवण को
पत्ती तक पहुंचाती है। जाइलम तंतु ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। और जाइलम मृदुतक जो है यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो अंतर कोशिकीय क्षेत्र इसका प्रेंकाइमा का बड़ा होता है। अब प्रेंकाइमा यानी प्रकाश संश्लेषण, प्रेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। स्क्लेरेनकाइमा ये क्या करता है? कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। कोलेनकाइमा लचीलापन प्रदान करता है। जाइलम जल का वहन करता है। नेक्स्ट है, प्रेंकाइमा डिस्कशन में क्या है? प्रेंकाइमा उत्तकों में सभी कोशिकाएं समव्यापी तथा पतली भित्ति युक्त होती है। मृदुतक कोशिकाएं अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होती है तथा कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। नेक्स्ट है, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं? पौधों के तनों में छल्ले के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो ये होता है पार्श्व विभज्योतक यानी कि लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का ऑप्शन नंबर ए में है ना। पार्श्व, लेटरल मतलब पार्श्व, मेरिस्टेम है ना। मेरिस्टेम जो होता है वो विभज्योतक होता है ना। मेरिस्मेटिक यहाँ लिखा है ना, तो ये क्या होता है? विभज्योतक। ठीक है, पार्श्व विभज्योतक जो होता है यानी कि लेटरल मेरिस्टेम उत्तक पादप में विभिन्न अंगों के अंदर यानी कि लेटरल पार्श्व स्थिति में पाए जाते हैं। ये बेलनाकार होते हैं। इनके कारण पादपों की मोटाई में वृद्धि होती है जिसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लेटरल मेरिस्मेटिक और द्वितीयक लेटरल मेरिस्मेटिक। ठीक है, एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा और नोटिस करना है कि पार्श्व विभज्योतक में क्या होता है कि पादपों की मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? जड़ों से है ना, जड़ों से बोला तो ये हो जाएगा जाइलम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना, 218 का है ना, बी हो जाएगा 218 का बी। देखिए जड़ों से बोलेगा तो क्या होगा? जड़ों से होता है पानी या तो खनिज लवण को क्या करता है? ये जल का वहन करता है जाइलम। ठीक है, अब पत्तियों से भोजन का वहन करता है फ्लोएम। देखिए जाइलम जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। सभी कोशिकाएं मिलकर कोई सामान्य कार्य करती है, जैसे जाइलम फ्लोएम। जाइलम जल और उसमें घुले लवणों का संवहन करता है जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। नेक्स्ट है कि डैश उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। तो अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है, यानी ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, विभज्योतक है ना। पृथक होती है विभज्योतक। विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक है ना, मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्मेटिक भी बोलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है। ऐसा उन भागों में पाए जाने वाले विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है। विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों का निर्माण करती है। अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक और विशिष्ट उत्तक। नेक्स्ट है अस्थायी उत्तक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो अस्थायी उत्तक जो है ये मेरिस्मेटिक है ना, विभज्योतक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अस्थायी उत्तक किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो विभज्योतक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है मेरिस्मेटिक उत्तक। मेरिस्मेटिक उत्तक जैसे आया क्या आया? मेरिस्मेटिक मतलब क्या होता है? मेरिस्मेटिक उत्तक के अंतर्गत अस्थायी उत्तक जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब अस्थायी उत्तक बनाते हैं। ठीक है,
मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब अस्थायी ऊतक बनाते हैं। नेक्स्ट है कि डैश ऊतक एक मात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो वो कौन सा है? विभज्योतक यानी कि मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक यानी विभज्योतक ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर लेना है कि देखिए कोशिका विभाजन द्वारा, तो विभाजन होगा विभज्योतक, है ना, और नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है तो कौन करेगा? विभज्योतक, है ना। नेक्स्ट है रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसमें विभज्योतक ऊतक पाया जाता है ना, मेरिस्मेटिक। रूट टिप या शूट टिप में विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। ठीक है, पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण ही होता है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधों के वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के ऊतक को विभज्योतक ऊतक कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। विभज्योतक ऊतक भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है शीर्षस्थ विभज्योतक, एक पार्श्वीय विभज्योतक और एक है अंतर्वृष्ट विभज्योतक। ठीक है, अब तीनों से भी ज़्यादा थोड़ा डीपली क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये तीनों से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। शीर्षस्थ विभज्योतक जो है तने वो जड़ के शीर्ष पर तथा पत्तियों के अग्रों पर स्थित होता है और उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। शीर्षस्थ विभज्योतक क्या करता है? लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, किसमें? तो ये तने वो जड़ के शीर्ष पर तथा पत्तियों के अग्रों पर स्थित होता है और जहाँ जहाँ जैसे स्थित है तने एवं जड़ के शीर्ष पर स्थित है तो जड़ की लंबाई तने की लंबाई को वृद्धि करेगा। पत्तियों के अग्र पर स्थित होता है यानी उसकी लंबाई को वृद्धि करता है। लंबाई को वृद्धि करेगा शीर्षस्थ यानी शीर्ष की ओर ऐसे ले जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। शीर्षस्थ यानी शीर्ष की ओर ले जाएगा यानी कि लंबाई में वृद्धि करेगा। ठीक है, और पार्श्वीय विभज्योतक जो है यानी कि लेटरल मेरिस्टेम, है ना, लेटरल मेरिस्टेम जो है यानी पार्श्वीय विभज्योतक, ये कैम्बियन तने वो जड़ की परिधि में स्थित होता है और उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। ये पार्श्वीय क्या है? ये मोटाई में वृद्धि करता है ना। पार्श्वीय जो है ये मोटाई में वृद्धि करता है और शीर्षस्थ जो है ये लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, शीर्षस्थ लंबाई में, पार्श्वीय मोटाई में, जो कि परिधि में स्थित होता है जड़ की परिधि में, तो ये मोटाई में वृद्धि करता है पार्श्वीय विभज्योतक। ठीक है, अब अगला तीसरा क्या है? अंतर्वृष्ट विभज्योतक, है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। पत्तियों के आधार तल पर यानी कि पत्तियों पर, ठीक है, पत्तियों के तल पर, पत्तियों के आधार पर, टहनियों के परत के दोनों ओर स्थित होता है तथा इन भागों की वृद्धि करता है ना। पत्तियों के तल का वृद्धि करता है कौन? अंतर्वृष्ट विभज्योतक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है तीनों। तो क्वेश्चन आएगा अगला, क्या अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं? तो अंतर्वेशी कहाँ पाया जाता है? देखिए यहाँ पीछे पढ़े थे ना, पत्तियों के आधार पर, है ना, पत्तियों के आधार पर। तो आंसर क्या होगा यहाँ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पत्तियों के तल में पाया जाता है क्या? अंतर्वेशी विभज्योतक। ठीक है, नेक्स्ट है डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में जो वृद्धि होता है वो किसके कारण होता है? जड़ तथा घेरे में मतलब वृद्धि यानी कि मोटाई में ये होगा पार्श्व विभज्योतक, लंबाई में तो वो शीर्षस्थ विभज्योतक था ना। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ होगा आंसर क्या? लंबाई यदि घेरे में बोला, जड़ तथा घेरे में यानी मोटाई में वृद्धि होगा तो पार्श्व विभज्योतक। नेक्स्ट है, एक बार फिर समझिए तीनों को। ठीक है, देखिए शीर्षस्थ विभज्योतक जो है, शीर्षस्थ विभज्योतक ये लंबाई में वृद्धि करेगा, पार्श्व जो मोटाई में वृद्धि करेगा, अंतर्वेशी जो है ये पत्तियों के तल पर पाया जाता है और उसमें वृद्धि करता है। नेक्स्ट है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो किस कारण बढ़ता है? तो देखिए ये क्या हुआ? तने तथा जड़ का घेरा, तो ये क्या हुआ? किस कारण बढ़ता है? यानी कि ये मोटा होता जाता है, मोटा होगा, घेरा बोलेगा तो यानी कि मोटा से संबंधित है। ठीक है, तो ये होगा किसका? वो ये मोटा वाला कौन सा? लेटरल होगा, ये है ना। हिंदी में इसी को बोलते हैं क्या? पार्श्व विभज्योतक, है ना। पार्श्व विभज्योतक को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम, है ना, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, जो मोटाई में वृद्धि करेगा। नेक्स्ट है,
तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है। तो देखिए यही वाला है ना, पार्श्व विभज्योतक। तने या जड़ का घेरा जो है ये बढ़ेगा, इसे से मोटा होगा कैसे, तो ये पार्श्व विभज्योतक के कारण है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। अर्गस्त यानी शीर्षस्थ, शीर्षस्थ जो है ये मेरिस्टेम डैश के शीर्ष पर पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, तना और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है और इसकी लंबाई में वृद्धि करता है ये। नेक्स्ट है कि पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। तो प्राथमिक वृद्धि किससे होती है ये पूछा है। प्राथमिक वृद्धि लंबवत विभज्योतक या पार्श्व विभज्योतक या अंतर्वेशी विभज्योतक या शीर्ष विभज्योतक। तो देखिए जो प्राथमिक वृद्धि होता है वो होता है एक अंतर्वेशी विभज्योतक और एक है शीर्ष विभज्योतक से पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है, यानी सी और डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं, यानी कि विभज्योतक। और पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं। ये प्राथमिक उत्तक बनाते हैं। इन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं। जब मेरिस्टेम अस्थायी उत्तकों के बीच होता है तब वे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। अंतर्वेशी मेरिस्टेम और शीर्षस्थ विभज्योतक दोनों ही प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 230। एरियोलर उत्तक अंगों के डैश स्थान भरता है, डैश अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। तो एरियोलर उत्तक जो है ये अंदर के स्थान को भरता है। ठीक है, ये अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है, एरियोलर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एरियोलर उत्तक अंगों के अंदर का स्थान भरता है, आंतरिक अंगों का सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। एरियोलर उत्तक वास्तविक संयोजी उत्तक के अंतर्गत आते हैं। इन उत्तकों के द्वारा पौधों के कोमल अंगों में दृढ़ता व लचीलापन आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो विभज्योतक, कोशिका विभाजन विभज्योतक है ना। कौन पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो कोशिका विभाजन यानी विभज्योतक जो है ये कोशिका विभाजन में सक्षम है। विभज्योतक उत्तकों में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। ये मुख्यतः पौधे के वर्धी भागों में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनमें कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली हो या विभाजित हो रही हो या उनमें विभाजन की क्षमता होती है। इनमें निरंतर विभाजन से पौधों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है। तो कोशिकाएं मृत होती है स्क्लेरेंकाइमा में, है ना। स्क्लेरेंकाइमा में कोशिकाएं मृत होती है और स्क्लेरेंकाइमा पौधों में क्या करता है, मजबूती और कठोरतापन प्रदान करता है। और नारियल का जो छाल है वो किस उत्तक का बना होता है, वो स्क्लेरेंकाइमा उत्तक का बना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये पेरेंकाइमा क्या, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। कोलेंकाइमा क्या, लचीलापन प्रदान करता है। देखिए स्क्लेरेंकाइमा यानी कि दृढ़ उत्तक हिंदी में बोलते हैं इसको, एक सरल अस्थायी उत्तक है। इसकी कोशिका भित्ति कठोर, मोटी व लिग्निन युक्त होती है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है क्योंकि इनके किनारों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा लिग्निन का जमाव होता है ना, लिग्निन का जमाव होता है। ये उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है ना, जैसे नारियल का छिलका। नेक्स्ट है, डैश उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। तो मृत कोशिका याद रखना है, तीन चीज़ें इससे, है ना। मृत कोशिका का बना होता है, फिर आपको पौधों में क्या कठोरता और मजबूती प्रदान करता है स्क्लेरेंकाइमा उत्तक के कारण ही। और नारियल के जो छाल है वो स्क्लेरेंकाइमा उत्तक का बना होता है। तो मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना कौन, स्क्लेरेंकाइमा। नेक्स्ट है, नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा, तो स्क्लेरेंकाइमा के द्वारा। नेक्स्ट है, किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी, नारियल का छाल, नारियल का भूसी, ए स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है,
तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं यानी कि अस्क्लेरेनकाइमा। मृत कोशिका पूछे या तो नारियल के छाल किसका बना है तो अस्क्लेरेनकाइमा, और पौधों में जो मजबूती और कठोरता प्रदान करता है अस्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, कोलेन्काइमा ये लचीलापन प्रदान करता है, कोलेन्काइमा लचीलापन। नेक्स्ट है डैश की कोशिकाएं मृत होती है तो मृत कोशिका और नारियल का छाल और कठोरता, ये क्या होगा तीनों अस्क्लेरेनकाइमा। अस्क्लेरेनकाइमा को ही हिंदी में क्या बोलते हैं दृढ़ उत्तक बोला जाता है ना। अस्क्लेरेनकाइमा यानी कठोरता प्रदान करता है, कठोरता यानी दृढ़, ऐसे रिलेट करना है, कठोरता यानी दृढ़, कौन अस्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट है निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है तो कठोर अस्क्लेरेनकाइमा, मृत अस्क्लेरेनकाइमा और नारियल के छाल अस्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट है वनस्पति उत्तक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है तो किस पर, ये दृढ़ उत्तक है ना। वनस्पति उत्तक का दृढ़ उत्तक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। इसमें क्या होता है मृत कोशिकाएं होती है ना, दृढ़ उत्तक में मृत कोशिकाएं, ये कठोरतापन प्रदान करता है। नारियल का छाल जो है बना होता है किसका, ये सब दृढ़ उत्तक का यानी अस्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट है साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार है। साधारण अस्थायी उत्तक 3 प्रकार का होता है, कौन कौन, तो ये होता है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और अस्क्लेरेनकाइमा। और जटिल जो उत्तक होता है, जटिल अस्थायी उत्तक जो होता है वो कौन सा है, जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। पेरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, कोलेन्काइमा लचीलापन प्रदान करता है, अस्क्लेरेनकाइमा मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। देखिए संरचना के आधार पर अस्थायी उत्तक के 2 प्रकार होता है, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक, ठीक है। तो सरल अस्थायी उत्तक में ये तीनों आ गया, कौन, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और अस्क्लेरेनकाइमा। और जटिल उत्तक में कौन सा आता है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। और बात करते क्या, पेरेन्काइमा को हिंदी में क्या बोलते हैं, मृदुतक है ना। पेरेन्काइमा को हिंदी में मृदुतक बोलते हैं, और कोलेन्काइमा को स्थूल कोण उत्तक बोलते हैं, है ना। स्थूल कोण उत्तक बोलते हैं, ये दोनों कोनों पर पाया जाता है। ये भी ऐसे क्वेश्चन आया था, कौन, कोलेन्काइमा, ठीक है। तो इसको कोलेन्काइमा को क्या बोलते हैं, स्थूल कोण उत्तक। और अस्क्लेरेनकाइमा को क्या बोलते हैं, दृढ़ उत्तक। अस्क्लेरेनकाइमा जो कि दृढ़ता प्रदान करता है, कठोरता, तो इसको क्या बोलते हैं, दृढ़ उत्तक, ठीक है। नेक्स्ट है किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है तो जटिल उत्तक में, है ना, जैसे कि जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ठीक। नेक्स्ट है पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है तो पादप कोशिका ये सेलुलोज से बना होता है, ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल पादप में ही होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। देखिए पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है तो खाद्यों का प्रवाह, है ना, खाद्यों का प्रवाह जो करता है फ्लोएम, और जल का परिवहन करता है जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 244, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है, भोजन यानी फूड, फूड यानी फ्लोएम, फूड फ्लोएम, जल जाइलम, ठीक है। तो यहाँ पूछा फूड फ्लोएम, आंसर हो गया। नेक्स्ट है पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है तो फ्लोएम जो है फूड, है ना, फूड का यानी कि भोजन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है तो पतली कोशिका पेरेन्काइमा, प्रकाश संश्लेषण में पेरेन्काइमा, है ना। तो ऐसे रिलेट करिएगा थोड़ा तो याद रहेगा आपको, ठीक। भूल भी जाएंगे तो कन्फ्यूजन वहाँ नहीं होगा और आसानी से टिक कर सकते हैं। पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है तो पेरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण में भी ये पेरेन्काइमा ये भाग लेता है। पेरेन्काइमा यानी कि मृदुतक एक जीवित सरल अस्थायी उत्तक तथा पतली कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। इसके जीव द्रव्य में प्रायः एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। इसकी कोशिकाएं प्रायः समव्यापी तथा विभिन्न आकारों की होती है
और कोशिकाओं के मध्य अंतःक्रियात्मक अंतराकोशिकीय स्थान तथा हरित लवक पाए जाते हैं। ये सामान्यतः जल, भोज्य पदार्थ आदि का संचय करती है। ठीक है, और इसका PDF भी टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो मृदुतक में है ना, मृदुतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो ये मृदुतक में होता है। मृदुतक यानी कि मृदुतक मतलब क्या होता है, पेरेंकाइमा है ना, पेरेंकाइमा। नेक्स्ट है डैश में पतली कोशिका, पतली पेरेंकाइमा, प्रकाश संश्लेषण पेरेंकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट है अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में, विरल यानी पतली है ना, सघन मतलब थोड़ा होता है सघन यानी कि पास। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है, तो पेरेंकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 250। डैश उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, इनमें घने कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएँ होती है। ये किसमें, ठीक है, तो ये होता है विभज्योतक मेरिस्मेटिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विभज्योतक मेरिस्मेटिक जो होता है, विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, इनमें घने कोशिका द्रव्य है ना, किसमें, विभज्योतक में घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस भित्तियाँ और मुख्य नाभिक और कम रिक्तियाँ होती है विभज्योतक में ना, मेरिस्मेटिक में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि विभज्योतक उत्तक के अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनकी कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली होती है या विभाजित हो रही होती है या उनमें विभाजन की क्षमता होती है। ये पौधों के वर्धी भागों में पाई जाती है। इसके विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। इसका लक्षण है किसका, विभज्योतक का, कि ये गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। इसकी कोशिकाएं बहुत सक्रिय एवं इनमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियाँ होती है, किसमें, विभज्योतक में। जीव द्रव्य सघन, केंद्रक बड़े और रसधानी छोटी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, तो वो है पीनियल ग्रंथि है ना। कौन सा है, तो पीनियल ग्रंथि है, जो कि मस्तिष्क में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, सबसे छोटी ग्रंथि है। और आज का क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। एक चीज़ हमें याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों। और कल से हम लोग रेलवे NTPC का भी प्रैक्टिस से शुरुआत करेंगे। ठीक है, बात करते हैं RPF कांस्टेबल एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें पिछले 5 वर्षों का हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप। और एग्ज़ाम के नए पैटर्न के आधार पर टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को और भी अगर मजबूत बनाना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन की तरफ से एक कॉम्बो पैक दिया गया है, जिसमें आपको स्टडी गाइड मिलेगा और सामान्य ज्ञान और रेलवे रीजनिंग और रेलवे मैथ्स और रेलवे सामान्य अध्ययन भी दिया गया है। तो आप इस पैक को खरीद कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इसे आप लोग फ्लिपकार्ट और अमेजोन से बाय कर सकते हैं।